हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वाले सेशन में हमने बात की थी दैट इज हिस्टोलॉजी ऑफ गट, और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट्स स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, और इसके बाद हम लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। पहला यहाँ पे हम क्यों यहाँ पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ही पढ़ेंगे, हम लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्यों नहीं पढ़ते? बिकॉज जो ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसीलिए जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पाए जाते हैं। तो इसीलिए हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ही इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को कवर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। फर्स्ट पॉइंट, ये जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जिसकी लेंथ 4.5 मीटर टू 7 मीटर होती है। फर्स्ट पॉइंट, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो एलिमेंट्री कैनाल का होता है वो कौन होता है? दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज स्मॉल इंटेस्टाइन, और जिसकी लेंथ 4.5 टू 7 मीटर होती है। अब हम यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसके उठाएंगे, किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन के। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज दैट प्रेजेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ करकरिंग, वैल्यूज ऑफ करकरिंग, या इसको हम और एक नाम देते हैं दैट्स वेलवेलिया कॉन्वेंटीज, वेलवेलिया कॉन्वेंटीज, या इसको हम और एक नाम देते हैं दैट्स फैलिया सर्कुलरीज। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ विलाई, and third, presence of microvilli, and fourth, Pierce patches। देखो ये होता क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा मैंने वैल्यूज ऑफ करकरिंग, वेलवेलिया कॉन्वेंटीज या फैलिया सर्कुलरीज। जो इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन के फोल्ड, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो फोल्ड्स होते हैं उसको, उस स्मॉल इंटेस्टाइन के जो फोल्ड्स होते हैं वो 3 टायर्स में प्रेजेंट होते हैं। सपोज अगर हम देखें कि ये है वैल्यूज ऑफ करकरिंग, इसके ऊपर है विलाई और इसके ऊपर है माइक्रोविलाई, ठीक है। यही कहा कि मैंने, इसकी जो फोल्डिंग्स होती है वो 3 टायर्स में प्रेजेंट होती है। एक को हम कहते हैं वैल्यूज ऑफ करकरिंग, वेलवेलिया कॉन्वेंटीज, फैलिया सर्कुलरीज। जो ही हम हिस्टोलॉजी ऑफ गट पढ़ रहे थे वहां पे जब हमने म्यूकोसा पढ़ा, म्यूकोसा मैंने कहा कि उसमें 3 सब लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती है? मस्कुलरस म्यूकोसा, लैमिने प्रोपेरिया एंड एपिथेलियम। दीज आर द सब लेयर्स ऑफ म्यूकोसा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो ही हम ये पढ़ रहे थे हिस्टोलॉजी ऑफ गट। वहाँ पे हमने म्यूकोसा पढ़ा। म्यूकोसा में मैंने कहा कि उसमें 3 सब लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? मस्कुलरस म्यूकोसा, लैमिने प्रोपेरिया एंड एपिथेलियम। उसके बाद जो वैल्यूज ऑफ करकरिंग, वेलवेलिया कॉन्वेंटीज एंड फैलिया सर्कुलरीज, क्योंकि ये जो फोल्ड्स होते हैं ये म्यूकोसा के ही बने होते हैं। देखो, वैल्यूज ऑफ करकरिंग, वेलवेलिया कॉन्वेंटीज एंड फैलिया सर्कुलरीज, ये किसके बने? म्यूकोसा के। म्यूकोसा में कितने सब लेयर्स है? दैट इज 3 सब लेयर्स आर प्रेजेंट इन म्यूकोसा, एंड द वैल्यूज ऑफ करकरिंग, वेलवेलिया कॉन्वेंटीज एंड फैलिया सर्कुलरीज कंटेन ऑल 3 सब लेयर्स। उसमें 3 सब लेयर्स पाई जाती है। बट जो ही हम विलाई पे पहुंचते हैं, विलाई में खाली 2 ही सब लेयर्स पाई जाती है। उसमें मस्कुलरस म्यूकोसा जो लेयर होती है, सब लेयर होती है, वो एब्सेंट होती है। और जो ही हम माइक्रोविलाई पे पहुंचते हैं वो उसमें खाली एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। लैमिने प्रोपेरिया भी उसमें
एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो वैल्यूज ऑफ कर्करिंग, वेलवेलिया कॉन्वेंटिस और पैलिया सर्कुलेरिस, यही हम खाली देख सकते हैं। विदाउट माइक्रोस्कोप हम विलाई और माइक्रोविलाई नहीं देख सकते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर। उसके बाद पियर्स पैचेस। पियर्स पैचेस जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें लिम्फेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं, या लिम्फॉइड टिश्यूज, या हम कह सकते हैं एब्डोमिनल टॉन्सिल्स पाए जाते हैं, जिनको हम पियर्स पैचेस कहते हैं। और ये पियर्स पैच प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर किस पार्ट में ये पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है। किस पार्ट में पियर्स पैचेस पाए जाते हैं और किस सब लेयर में पाया जाता है, वो हम उसी पार्ट में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज डियोडिनम, सेकंड इज जुजिनम, एंड थर्ड इज इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज ड्यूडेनम, सेकंड इज जुजिनम एंड थर्ड इज इलियम। फर्स्ट हम ड्यूडेनम देखेंगे। देखो जो ड्यूडेनम होता है, फर्स्ट पॉइंट, ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसकी लेंथ 20 to 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और जो विलाई होते हैं इसमें, वो लीफ शेप्ड होते हैं। विलाई जो इसमें होते हैं वो लीफ शेप्ड होते हैं। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ड्यूडेनम में जो विलाई है वो किस शेप का है, या जुजिनम में जो विलाई है वो किस शेप का है, या इलियम में जो विलाई है वो किस शेप का है। जो इसमें विलाई है वो लीफ शेप्ड है और ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। उसके बाद ये रिसीव करता है 2 डक्ट्स। एक डक्ट लिवर और पैनक्रियास से उठता है और आगे कंबाइन होता है और चला जाता है ड्यूडेनम में, और एक डक्ट खाली पैनक्रियास से उठता है, बट वो सारे पर्सन्स में नहीं पाया जाता है। किसी किसी पर्सन में देखा गया है वो पैनक्रियास से उठता है और चला जाता है ड्यूडेनम में। जो पहला डक्ट है उसको हम कहते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। देखो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट है जो है, ये लिवर से और पैनक्रियास से उठता है। ये 2 डक्ट्स होते हैं, आगे जाके ये फ्यूज होते हैं और बना डालते हैं एक सिंगल डक्ट, और वही सिंगल डक्ट चला जाता है किसमें? ड्यूडेनम में। एंड द हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट इज गार्डेड बाय सोफिंक्टर, और सोफिंक्टर को हम कहते हैं सोफिंक्टर ऑफ ओडाई, सोफिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है। फिर क्या काम है इसका, वो आगे जो हम पैनक्रियाज या लिवर पड़ेंगे वहीं पे पता चल जाएगा काम क्या होता है इस डक्ट का। और एक डक्ट उठता है पैनक्रियास से, बट वो सारे पर्सन में नहीं पाया जाता है। किसी किसी पर्सन में देखा गया, जिसको हम कहते हैं डक्ट ऑफ सेंटोर्नी, डक्ट ऑफ सेंटोर्नी उसको कहा जाता है। वो किसी किसी पर्सन में पाया जाता है और वो पैनक्रियास से उठता है और चला जाता है किसमें? ड्यूडेनम में, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ये था हमारा ड्यूडेनम। और एक पॉइंट टेक्स्ट ने लिखा कि मैक्सिमम जो डाइजेशन होती है, मैक्सिमम डाइजेशन जो होती है वो इसी ड्यूडेनम में आकर होती है। मैक्सिमम डाइजेशन ऑकर्स इन ड्यूडेनम, डाइजेशन ऑकर्स इन ड्यूडेनम, ठीक है। यहां तक क्लियर है? इतने पॉइंट्स है इसमें खाली। देखो पहले ही ड्यूडेनम जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जिसकी लेंथ 20 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। विलाई जो इसमें होते हैं वो लीफ शेप्ड होती है। ये 2 डक्ट्स रिसीव करता है, एक को हम हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं जो लिवर और पैनक्रियास से उठता है। 2 डक्ट्स होते हैं, आगे जाके फ्यूज होते हैं और एक सिंगल डक्ट चला जाता है किसमें? ड्यूडेनम में। और जो वो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट है उसके जंक्शन पे क्या होता है? एक सोफिंक्टर लगाया होता है जिसको हम सोफिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं, ठीक है। और एक डक्ट ये रिसीव करता है पैनक्रिया से, बट वो डक्ट सारे लोग में नहीं पाया जाता है, उसको हम डक्ट ऑफ सेंटोर्नी कहते हैं। बट वो
पैनक्रियास से उठता है, बट वो सारे पर्सन्स में नहीं पाया जाता है, वो किसी किसी पर्सन में पाया जाता है। और मैक्सिमम जो डाइजेशन होती है वो आकर होती है इन ड्यूडेनम। ठीक है, सेकंड इज दैट इज जूजिनम। जो जूजिनम होता है पहले ही, ये मिडिल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसकी लेंथ 2.5 मीटर होती है, और ये मिडिल पार्ट होता है, मिडिल पार्ट क्वाइल्ड। यहां पे और एक पॉइंट याद रखना, जो ड्यूडेनम होता है वो सी शेप्ड होता है। देखो वो कम्युनिकेट किसके साथ कर रहा है, स्टोमक के साथ। वहां पे जो वो, अगर सपोज ये स्टोमक है, वो फिर ऐसे आता है, और इस पोर्शन को हम डियोडिनम कहते हैं। ये सी शेप्ड होता है। ठीक है, और एक पॉइंट वहां पे ऐड करना कि ड्यूडेनम जो होता है वो सी शेप्ड होता है। जूजिनम जो होता है, इसकी जो लेंथ होती है वो 2.5 मीटर होती है, और ये मिडल पार्ट होता है, और विच इज क्वाइलर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे और एक पॉइंट देखेंगे, विलय उसमें लीफ शेप्ड था, इसमें जो विलय होता है वो टंग शेप्ड होता है, टंग शेप्ड। विलय जो इसमें होता है दैट्स टंग शेप्ड। और हाईएस्ट पेरिस्टलिसिस आकर्स इन जूजिनम। हाईएस्ट पेरिस्टलिसिस आकर्स होती है जूजिनम में। चलो, अगर हाईएस्ट पेरिस्टलिसिस आकर्स जूजिनम में होती है, तो लीस्ट पेरिस्टलिसिस आकर्स किस में होती है, दैट्स रेक्टम, क्योंकि रेक्टम फीसिस स्टोर करता है। तो इसीलिए रेक्टम में जो ये होती है, जो हाइस्ट पेरिस्टलिसिस जो होती है वो होती है जूजिनम में, और लीस्ट पेरिस्टलिसिस जो होती है वो आकर होती है किसमें, रेक्टम में, बिकॉज रेक्टम में फीसिस स्टोर होती है। देखो, अगर किसी का पोस्टमार्टम किया जाता है, उसका अगर हम इंटेस्टाइन खोलेंगे, तो उस इंटेस्टाइन में अगर हम देखेंगे उसमें फूड हमें नहीं मिलेगा, कि बिकॉज देयर इज हाईएस्ट पेरिस्टलिसिस ऑकर्स इन जूजिनम। याद रखना, ये हाईएस्ट पेरिस्टलिसिस, हाईएस्ट पेरिस्टलिसिस occurs in jejunum and least peristalsis occurs in, that's a rectum. रेक्टम इज अ पार्ट ऑफ व्हाट वी कॉल इट एज लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, हाईएस्ट पेरिस्टलिसिस आकर होती है जूजिनम में, और लीस्ट पेरिस्टलिसिस जो होती है वो आकर होती है रेक्टम में, बिकॉज रेक्टम में फीसिस स्टोर होती है, तो इसी वजह से उसमें जो पेरिस्टलिसिस होती है वो लीस्ट होती है। ठीक है, और ये जो इलियम और जूजिनम है उसमें डाइजेशन होती है, बट इन दो पार्ट्स में एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, jejunum and ileum plays an important role in absorption. Absorption, ठीक है, इन दो पार्ट्स में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, उसके बाद इसका लास्ट पार्ट दैट्स इलियम। इलियम, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इलियम होता है ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, जिसकी लेंथ 3 to 4 मीटर होती है, सॉरी, जिसकी लेंथ 3 to 4 मीटर होती है, और ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, और टर्मिनल पार्ट होता है किसका, दैट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्गेस्ट एंड टर्मिनल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकंड पॉइंट, इसमें जो विलाई होते हैं वो फिंगर शेप्ड होते हैं, फिंगर शेप्ड। उसमें क्या थे, जो ड्यूडेनम में जो विलय थे वो थे लीफ शेप्ड, जूजिनम में जो विलय थे वो थे टंग शेप्ड, और इसमें जो विलय है वो है फिंगर शेप्ड। और इसी में क्या पाए जाते हैं, लिम्फॉइड टिश्यूज या एब्डोमिनल
टॉन्सिल्स पाए जाते हैं जिनको हम पियर्स पैचेस कहते हैं, पियर्स पैचेस। और ये पियर्स पैचेस कंटिन्यूअसली सिक्रेट करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन जो किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टोमक से बच जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बच जाता है, तो यहाँ पे उसको पियर्स पैचेस मार डालते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली सिक्रेट इम्यूनोग्लोबुलिन करते हैं जो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट, जो प्रोटेक्ट करता है हमें अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसके बाद इसका जो टर्मिनल एंड होता है किसका, इसी इलियम का, वो एक बल्ब लाइक होता है, उसको हम कहते हैं सैकुलस रोटेंडस, सैकुलस रोटेंडस। जो टर्मिनल पार्ट होता है वो बल्ब लाइक होता है, उसको हम सैकुलस रोटेंडस कहते हैं, और वही एंटर होता है किसमें, सीकम में, सीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम इज bulbous and is called as sacculus rotans। वही पार्ट वो एंटर होता है किसमें, सीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। और इलियम और सीकम के बीच एक जंक्शन बन जाती है, और द जंक्शन जो वहां पे बन जाती है, उस जंक्शन पे एक वैल्यू रखा गया है जिसको हम कहते हैं इलोसिएकल वैल्यू, इलोसिएकल वैल्यू और टाउप्स वैल्यू, टाउप्स वैल्यू। Why it is also called as Talp's value? Because it was first seen by Dr. Talp। तो उसी बलबूते पे इसको और एक नाम दिया जाता है, दैट्स Talp's value। देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्फिंक्टर एंड अ वैल्यू। देखो स्फिंक्टर जो ये वैल्यू जो होता है ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये एक ही डायरेक्शन में खुलता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं खुलता। अगर हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक डोर लेंगे तो जो वो डोर होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में कभी नहीं खुलता है, वो एक ही डायरेक्शन में खुलता है। इसी वैसे ही ये भी जो वैल्यू होता है एक ही डायरेक्शन में खुलता है। तो उसी वजह से क्या होती है, जो इलियम से फूड चला जाता है किस में चला जाता है, दैट्स इनटू द सीकम, ठीक है, जब इलोसिकल वैल्यू ओपन होता है। तो अगर वो सीकम से वापस आने की कोशिश करेगा तो ये ओपन अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता है, तो इसीलिए इसको वहां पे रखा गया, ठीक है, इलोसिकल वैल्यू और टाउप्स वैल्यू, ठीक है। और एक पॉइंट यहां पे है कि देखो जो माइक्रोविलाई होते हैं, माइक्रोविलाई जो प्रेजेंट होते हैं उसमें वो एक ब्रश लाइक अपीयरेंस देते हैं इनर वॉल को, ठीक है, वो जो ब्रश लाइक अपीयरेंस देते, तो उस बलबूते पे देखो माइक्रोविलाई हम आंख से नहीं देख सकते, विदाउट माइक्रोस्कोप वी कैन नॉट सी दिस विलाई एंड माइक्रोविलाई। जो विलाई माइक्रोविलाई होते हैं वो एक ब्रश लाइक अपीयरेंस देते हैं उस एपिथेलियम को, क्योंकि माइक्रोविलाई में खाली एपिथेलियम पाया जाता है, तो वो एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर उससे ब्रश लाइक अपीयरेंस देते हैं। वी कैन से जो इंटरनली स्टमक होता है एक लाइन एक एपिथेलियम से होता है जिसको हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। Why it is also called as brush border simple columnar epithelium? मैं कह चुका हूं कि जो माइक्रोविलाई होते हैं वो इसको एक ब्रश लाइक अपीयरेंस देते हैं, तो उसी बलबूते हम पे इसको हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। यहां तक ये थे स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम बात करेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के बारे में। देखो जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में दो ग्लैंड्स पाए जाते हैं, एक को हम कहते हैं ब्रुनर्स ग्लैंड और दूसरे को हम कहते हैं क्रिप्टस ऑफ लाइबर्कुल। पहले हम बात करेंगे ब्रुनर्स ग्लैंड के बारे में। ब्रुनर्स ग्लैंड, देखो जो ब्रुनर्स ग्लैंड होता है ये पाया जाता है सब म्यूकोसा में, ठीक है। जो सब म्यूकोसा होता है ड्यूडेनम का वहीं पे ये पाया जाता है, सब म्यूकोसा, ओनली प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा।
और किस पार्ट में ये पाया जाता है? ड्यूडेनम, जुजिनम और इलियम। देखो ये पाया जाता है सब म्यूकोसा, ड्यूडेनम का जो सब म्यूकोसा होता है उसी में पाया जाता है। डियोडेनम किस में पाया जाता है? ड्यूडेनम के किस लेयर में? सब म्यूकोसा में। देखो अगर हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स देखेंगे वो पाए जाते हैं किस में? म्यूकोसा में। या और एक ग्लैंड है इंटेस्टाइनल ग्लैंड जिसको हम क्रिप्टस ऑफ लाइबर्कुन कहते हैं, वो भी पाया जाता है किस में? म्यूकोसा में। ये खाली एक्सेप्शन है ब्रूनर ग्लैंड जो सब म्यूकोसा में पाया जाता है। बट और एक पॉइंट यहाँ पे, ये खाली ड्यूडेनम में पाया जाता है, ये जुजिनम और इलियम में एब्सेंट होता है। ठीक है, ड्यूडेनम के किस लेयर में पाया जाता है? इनटू सब म्यूकोसा। उसके बाद और एक पॉइंट, ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड होता है ये सीक्रेट म्यूकस करता है। ठीक है, देखो ये सीक्रेट म्यूकस करता है। म्यूकस में क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट्स, इन सिंपल वर्ड्स उसमें बाइकार्बोनेट्स होते हैं। बाइकार्बोनेट्स इसमें होते हैं। जो ही स्टमक से इससे फूड चला जाता है जिसको हम एसिडिक काइम कहते हैं, क्योंकि उसके साथ एसियल मिक्स होता है। जो ही वो चला जाता है किस में? ड्यूडेनम के पार्ट में आता है। ड्यूडेनम में क्या है? ब्रूनर्स ग्लैंड ने सीक्रेट म्यूकस कर दिया है। म्यूकस में क्या है? बाइकार्बोनेट्स। और जो ही एसिडिक काइम आता है उसमें क्या होता है? एचसीएल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये एचसीएल डिसोसिएट होता है इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। ठीक है, ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में डिसोसिएट होता है। और ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये मिल जाता है किसके साथ? H पॉजिटिव के साथ, और ये कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है। ठीक है, तो उसी वजह से इस म्यूकस सिक्रीट करने की वजह से ही बच जाता है कौन? ये ड्यूडेनम। ठीक है, क्योंकि ये जो एसिडिक काइम होती है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के साथ। H पॉजिटिव मिल जाता है बाइकार्बोनेट आयन के साथ, और बाइकार्बोनेट आयन के साथ जब वो मिल जाता है तो बनाता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड है ये सिक्रीट करता है दो हार्मोन, एक को हम कहते हैं सिक्रेटिन और दूसरे को हम कहते हैं CCK या PZ, कोलेसिस्टोकाइनिन या पैनक्रियोजाइमन। कोलेसिस्टोकाइनिन और पैनक्रियोजाइमन। इसको हम और एक नाम देते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन और पैनक्रियोजाइमन। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये ब्रूनर्स ग्लैंड, ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड होता है ये ड्यूडेनम में खाली पाया जाता है। ड्यूडेनम में किस लेयर में पाया जाता है? सब म्यूकोसा। ठीक है, बाकी सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं म्यूकोसा में, और एक्सेप्शन है जो सब म्यूकोसा में पाया जाता है। ये सिक्रेट म्यूकस करता है। म्यूकस में बाइकार्बोनेट आयन्स होते हैं। देखो जो ही फूड आता है किसमें? फूड ही ड्यूडेनम में आता है। स्टमक से जब फूड आता है किसमें? ड्यूडेनम में। और उसमें क्या होता है? एसिड मिला होता है उस फूड के साथ। तो उस एसिड में क्या होता है? जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें होता है वो डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन्स में, और वो H पॉजिटिव आयन मिल जाता है ये बाइकार्बोनेट आयन के साथ और बनाता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड। ठीक है, तो उसकी वजह से ही बच जाता है ड्यूडेनम। और ये सिक्रेट करता है दो हार्मोन, एक को हम सिक्रेटिन कहते हैं, दूसरे को हम कोलेसिस्टोकाइनिन या पैनक्रियोजाइमन कहते हैं। बट यहाँ पे और एक पॉइंट याद रखना, फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कवर हुआ है दैट सिक्रेटिन। पहला हार्मोन जो डिस्कवर हुआ वो है सिक्रेटिन। डिस्कवर किसने किया? बैलिस एंड स्टार्लिंग, दो साइंटिस्ट्स थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया। कौन कौन था? बैलिस एंड स्टार्लिंग। बैलिस एंड स्टार्लिंग ने डिस्कवर किया। ठीक है, ये था पहला ग्लैंड, ब्रूनर ग्लैंड, जो ड्यूडेनम में खाली पाया जाता है और सब म्यूकोसा में। ये सीक्रेट म्यूकस करता है, उसकी वजह से ही बच जाता है ड्यूडेनम। प्रोटेक्ट करता है ड्यूडेनम को म्यूकस, और दो हार्मोन ये सिक्रेट करता है, दैट सिक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन, या जिसको हम और एक नाम देते हैं पैनक्रियोजाइमन। और ये याद रखना, सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन का काम क्या होता है वो अलग हम एक हेडिंग में पढ़ा देंगे जिसको हम कहते हैं GIT हार्मोन्स। ठीक है, उस हेडिंग में सारे हार्मोन्स हो गए। कौन कौन सा हार्मोन
होगा इसमें, वो वहीं पर डिस्कस होगा, ठीक है, अलग एक हेडिंग में, यहाँ पे डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सेकंड जो है ग्लैंड, दैट्स क्रिफ्ट्स ऑफ लाइबरकुन, क्रिफ्ट्स ऑफ लाइबरकुन, क्रिफ्ट्स ऑफ लाइबरकुन। देखो फर्स्ट पॉइंट जो क्रिफ्ट्स ऑफ लाइबरकुन है, ये सारे पार्ट्स में पाया जाता है, ड्यूडेनम में भी, जुजिनम में भी और एलियम में भी। और किस लेयर में पाया जाता है? म्यूकोसा में। सारे पार्ट्स में पाया जाता है, ड्यूडेनम, जुजिनम एंड एलियम। और किस लेयर में पाया जाता है? दैट्स म्यूकोसा, ठीक है। और जो क्रिफ्ट्स ऑफ लाइबरकुन होते हैं, इट कंटेन 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। पहली गॉबलेट सेल, जो सिक्रेट म्यूकस करती है, जब इसने म्यूकस सिक्रेट कर दिया तो बच गया, म्यूकस जरूरी है। सेकंड दैट्स पिनेथ सेल, पिनेथ सेल। पिनेथ सेल सिक्रेट करता है एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम जिसको हम कहते हैं लाइसोजाइम। देखो लाइसोजाइम हमारे बकल कैविटी में भी प्रेजेंट होता है। अगर बकल कैविटी से कोई बैक्टीरिया बच गया, लाइसोजाइम इज एंटीबैक्टीरियल, लाइसोजाइम इज एंटीबैक्टीरियल एंजाइम। अगर बकल कैविटी, देखो हमारे सेलेवा में भी प्रेजेंट होता है एंटीबैक्टीरियल एंजाइम। अगर अब कोई बैक्टीरिया वहां से बच गया तो पिनेथ सेल्स जो होती है स्टोमक में, वो वहीं पे उसको खत्म करेगी, ठीक है। थर्ड जो होती है उसको हम कहते हैं एंटीरियो एंडोक्राइन सेल, एंटीरियो एंडोक्राइन सेल। जो एंटीरियो एंडोक्राइन सेल होती है, या इसको हम और एक नाम देते हैं अर्जेंटोफिन सेल, ये सिक्रेट करती है हार्मोन GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। अब खाली यहाँ पे याद रखना ये हार्मोन्स, इनका काम क्या होता है, मैंने अभी कहा कि अलग एक हेडिंग में वो क्लियर होगा, GIT हार्मोन जब हम पढ़ेंगे। और ये सिक्रेट करता है, दैट इज डिओक्राइनिन, विलाइकाइनिन और एंटीरियोक्राइनिन, ठीक है। 4 हार्मोन्स ये रिलीज करता है। कौन कौन सा? ये इंपॉर्टेंट है, GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी। देखो अगर वहां पे फुल फॉर्म आएगी इसको, और एक वो दूसरा ऑप्शन ये भी दे सकता है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी प्रोटीन, बट याद रखना इट इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। दूसरा है डिओक्राइन, विलाइकाइनिन, एंटीरियोक्राइनिन है, और एक है दैट्स एंटीरियोगैस्ट्रॉन, एंटीरियोगैस्ट्रॉन, ठीक है। एंटीरियोक्राइनिन, एंटीरियोगैस्ट्रॉन, क्लियर। और उसके बाद एक लास्ट सेल है जिसको हम एंजाइमेटिक सेल कहते हैं, या एंटीरियोसाइट्स। व्हाट आर एंटीरियोसाइट्स? इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से एंटीरियोसाइट्स आर एंजाइम प्रोड्यूसिंग सेल्स। एंटीरियोसाइट्स हम उन सेल्स को कहते हैं जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगी। फोर्थ सेल दैट इज enzymatic cells. Enzymatic cells are enterocytes. ये जो एंजाइमेटिक सेल्स या एंटीरियोसाइट्स होते हैं, व्हाट आर एंटीरियोसाइट्स? एंटीरियोसाइट्स आर एंजाइम प्रोड्यूसिंग सेल्स, ठीक है। तो ये रिलीज करता है एंजाइम्स लाइक, कौन कौन सा होता है? एंटीरियोकाइनेज, aminopeптidase, dipeptidase, lactase, maltase, sucrose, invertase, limidextrinase, ये सारी एंजाइम्स रिलीज करता है। कौन कौन सा? एंटीरियोकाइनेज, एंटीरियोपेप्टाइडेज, एंटीरियोपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, aminopeptidase,
एंटीरियोकाइनेज, एंटीरियोपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, एमाइनोपेप्टाइडेज, लैक्टेज, माल्टेज, सक्रेज, इनवर्टेज, लिमिडेक्स्ट्रिनेज, लिमिडेक्स्ट्रिनेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इंटेस्टाइनल लाइपेज। इंटेस्टाइनल लाइपेज के बाद इंटेस्टाइनल एमाइलेज, इंटेस्टाइनल एमाइलेज, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज। ये एंजाइम्स कौन सिक्रेट करता है? एंजाइम सेल्स या एंटीरियोसाइट्स इतने सारे एंजाइम्स को रिलीज करता है, ठीक है, एंजाइम प्रोड्यूसिंग सेल्स। सपोज हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे लैक्टेज, लैक्टेज लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है, माल्टेज माल्टोज को ब्रेक डाउन करता है, सुक्रेज सुक्रोज को ब्रेक डाउन करता है। ये हमें सारे पता चलेगा जो ही हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के, लिपिड्स के, प्रोटीन्स के, न्यूक्लिक एसिड के, वहीं पे हमें पता चलेगा कौन सा एंजाइम कहाँ पे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे आप बस इतने एंजाइम्स याद रखने हैं कि जो एंजाइमेटिक सेल्स या एंटीरियोसाइट्स होते हैं वो सिक्रीट क्या करते हैं, वो सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स। कौन कौन सा एंजाइम्स याद रखना जो ही हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पहले, इसके बाद हम लार्ज इंटेस्टाइन कवर करेंगे, उसके बाद लिवर एंड पैनक्रियाज, लिवर और पैनक्रियाज के बाद हम लास्ट पे आएंगे दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो ही हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे वहीं पे समझ आएगा कि ये एंजाइम्स रिलीज कहाँ से हुए और काम कहाँ पे करते हैं, ठीक है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, जो क्रिप्टस ऑफ लाइबरकुन है ये सारे पार्ट्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं वहाँ पे पाया जाता है। ड्यूडेनम इज अ पार्ट, जुजेनम इज अ पार्ट एंड इलियम इज अ पार्ट, तीनों पार्ट्स में ये पाया जाता है। बट यहाँ पे ये है कि जो ब्रुनर्स ग्लैंड है वो खाली ड्यूडेनम में पाया जाता है, जो क्रिप्टस ऑफ लाइबरकुन होता है वो पाया जाता है म्यूकोसा में, और यहाँ पे जो ब्रुनर्स ग्लैंड होता है वो सब म्यूकोसा में पाया जाता है, वो एक्सेप्शन है। या अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हम देखेंगे उसमें हम 35 मिलियन ग्लैंड्स देखे हमने, तो वो हमने जब देखे वो पाया जाता है किसमें, म्यूकोसा में, जिनको हम कैटेगरीज किया जो 3 टाइप्स के थे उसमें, कार्डियक, पाइलोरिक एंड कार्पोफंडिक ग्लैंड्स, वो 3 टाइप्स के थे, वो पाए सारे जाते हैं म्यूकोसा में। यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि जो ब्रुनर्स ग्लैंड है वो किस में पाया जाता है, खाली पाया जाता है सब म्यूकोसा में। और ये जो ब्रुनर ग्लैंड है वो सिक्रेट म्यूकस करता है, एक म्यूकस और 2 हार्मोन, सिक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन, या जिसको हम और एक नाम देते हैं पैनक्रियोजाइम। बट जो क्रिप्टस ऑफ लाइबरकुन है या एंजाइमेटिक सेल्स, इसमें 4 टाइप्स के सेल्स होते हैं। पहले गॉबलेट सेल्स सिक्रेट म्यूकस करेंगे, दूसरे पिनेट सेल्स जो सिक्रेट एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम करता है जो बैक्टीरिया को किल करता है। अगर कोई बैक्टीरिया पहुंचा वहाँ पे तो उसको किल करता है, क्योंकि हमारे सेलेवा में भी लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, वो वहीं पे किल करता है। अगर कोई अब बच गया तो वो वहाँ पहुँच गया, वहाँ पे मार दिया जाएगा। तो उसके बाद दैट्स एंटीरियो एंडोक्राइन सेल्स, या जिनको हम और एक नाम देते हैं एर्जेंटॉक्सिन सेल्स, वो क्या सिक्रेट करते हैं, वो हार्मोन GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करते हैं। और डेओक्राइन, विलोकाइनिन, एंटीरियोकाइनिन या एंटीरियोकाइनिन वो सिक्रेट करते हैं। हार्मोन्स का काम होता क्या है, जो जी हम GIT हार्मोन्स पढ़ेंगे वहाँ पे वो समझ आएगा कि इन हार्मोन्स का काम क्या होता है। या जो एंजाइमेटिक या एंटीरियोसाइटिक सेल होती है ये सिक्रेट ये एंजाइम्स करती है, ये हमने देखे। तो ये भी वहीं पे देखेंगे हम कि ये एंजाइम्स कैसे ब्रेक डाउन करता है एक कार्बोहाइड्रेट को, एक लिपिड को कैसे ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। This is all about small intestine and intestinal glands. Next lecture is about large intestine. Large intestine के बाद हम लिवर और पैनक्रियाज कंप्लीट करेंगे। लिवर और पैनक्रियाज के बाद हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में 1 लेक्चर या 2 लेक्चर्स लग सकते हैं। उसके बाद हम GIT हार्मोन्स पढ़ेंगे। GIT हार्मोन्स को कंप्लीट करने के बाद हम डिसऑर्डर्स आएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स आएंगे वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद और एक नया सिस्टम पढ़ेंगे, दैट्स अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके।